हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है सीटेस साइंस पेपर 2 का जो एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स चल रहा था, जहां से आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो वो आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है, ठीक है, एनसीईआरटी फैक्ट। देखिए, रसोई घर के अगर कचरे को आपको खाद में परिवर्तित करना है तो आपको कौन से स्टेप आपको उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, एक गड्ढा खोदना पड़ेगा। ठीक है, गड्ढे की तली में क्या करना पड़ेगा, रेत की परत बिछाकर ठीक है ढक देना होगा। और उसके बाद फिर क्या करना होगा, जो कचरा आप डालेंगे, कचरे को अपघटन में मदद करने वाले क्या करना पड़ेगा, केचुए डालोगे आप गड्ढे में। फिर आप क्या करोगे कि गड्ढे को जो है घास अथवा टाट के बोरे से पोला रखकर ढक देना है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 30 दिन या उससे अधिक दिन लग सकता है तथा उसके बाद खाद तैयार हो जाता है। देखिए, आपका जो क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया कि रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, उनको क्रम में लगाए। तो सबसे पहले आपको देखिए कि आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको एक गड्ढा खोदना होगा। गड्ढे की तली में आपकी रेत की परत बिछा देनी होगी। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें केचुए डालने पड़ेंगे जो कचरे को अपघटन कर सके। और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से पोला करके क्या कर देंगे, ढक देंगे। अब इस प्रक्रिया को 30 दिन लग सकता है, 30 दिन से अधिक भी लग सकता है। उसके बाद आपकी खाद जो है वो तैयार हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब नेक्स्ट देखिए, आपका एनसीईआरटी फैक्ट क्या है, सहजीवन। ठीक है, सहजीवन का मतलब क्या होता है कि दो जीवों जो साथ साथ रहते हैं, ठीक है, जो परस्पर जो है आवास तथा पोषक एक दूसरे को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए क्या है सहजीवन। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं कि जब दो जीव साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक जीव दूसरे को आवास तथा पोषक प्रदान करता है, जबकि दूसरा जीव भोजन बनाता है। ठीक है, एक जीव क्या करता है, जब दो जीव साथ साथ रहते हैं, एक जीव जो है दूसरे को आवास तथा पोषक प्रदान करता है, और दूसरा जीव क्या होता है, जो भोजन बनाता है, उसे पहले वाले को प्रदान करता है। तो इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहते हैं। ठीक है, मतलब आपके दो जीव हैं, एक जीव आवास पोषक प्रदान करेगा, दूसरा जीव क्या करेगा, भोजन प्रदान करेगा। ठीक है, आपस में एक जगह रहकर ये चीजें शेयर करेंगे। तो सहजीवन का सबसे अच्छा उदाहरण जो है आपका एनसीईआरटी क्लास में दिया गया है। ठीक है, तो उदाहरण जो है, लाइकेन में एक शैवाल तथा एक कवक घनिष्ठ रूप से साथ साथ रहते हैं। ठीक है, जो आपके लाइकान है उसमें एक शैवाल तथा एक कवक जो है घनिष्ठ रूप से साथ साथ रहते हैं। शैवाल क्या करता है कि शैवाल जो आप प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनाता है, खाद बनाता है, उसको कवक को देता है। कवक जो है, ठीक है, क्या करता है कि खनिज लवण स्थान व रक्षा क्या करता है, उसको प्रदान करता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपका सहजीवन जो है, आप सिंपली समझ जाएं कि दो जीवों का परस्पर जो है साझा। ठीक है, क्या हो रहा है, एक जीव जो है आपको भोजन प्रदान करेगा दूसरे जीव को, उसके बदले में जो आपका दूसरा जीव है वो उसको पोषक तत्व प्रदान करेगा, आवास प्रदान करेगा। वो आपका क्या कहलाता है, सहजीवन कहलाता है। क्लियर हो गया ये। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे आपका लाइकेन का एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी में, और सहजीवी संबंध की भी डिफिनीशन दी गई है। ठीक है, कि यहाँ पे देखिए लिखा है, जब जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तो वह सहजीवी संबंध कहलाता है। लाइकेन का एग्जाम्पल दिया गया है। लाइकेन में जो है दो भागीदार होते हैं, एक आपका शैवाल, एक कवक होता है। ठीक है, और जो आपका कवक होता है वो शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित जो खाद है उसको कवक को देता है। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है त्वचीय श्वसन। ठीक है, त्वचीय श्वसन क्या होता है, देखिए, त्वचीय श्वसन ऐसी प्रक्रिया है जिसकी त्वचा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। मेढक तथा केचुआ दो ऐसे जीव हैं जो अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, जिसके कारण इनकी त्वचा आर्द्र एवं श्लेष्मी होती है। त्वचीय श्वसन क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पशुओं की त्वचा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसे मेढक तथा केचुआ दो ऐसे जीव हैं जो अपनी त्वचा से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनकी त्वचा जो है आर्द्र एवं श्लेष्मी होती है। अब देखिए, इसको बुक में आपको दिखाते हैं।
यहाँ पे देखिए आपका एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, ठीक है, कि केचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र एवं श्लेष्मी प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की बात फेफड़े होते हैं, वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं जो आर्द्र एवं श्लेष्मी होती है। ठीक है, यहीं से आपका जो है वो हमने 60 नोट्स आपको प्रोवाइड किया जहां सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि आहार नाल पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गत करता है। क्यों, ये पूछा गया स्टेप। क्योंकि ग्रास नली के भित्ति की पेशियां जो हैं संकुचन करती हैं। ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। क्लियर हो गया कि आपका आहार नली में जो निगला गया भोजन होता है वो नीचे की ओर क्यों पहुंचता है, किसके कारण पहुंचता है, तो ग्रास नली की भित्ति की पेशियां जो होती हैं वो संकुचन करती हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है आपकी पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली से भोजन जो है आमाशय में पहुंचता है। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पे देखिए आपका एनसीईआरटी बुक में आपका ये देखिए बना हुआ है। ठीक है, ये आपका देखिए क्या है, जो है मानव का पाचक तंत्र है। ठीक है, मानव का पाचन तंत्र। यहाँ पे देखिए आपका मुखगिविका। ठीक है, आप यहाँ से खाना ले रहे हैं तो आपका जो ये खाना नीचे आमाशय में पहुंचता है वो आपका ग्रसिका के द्वारा पहुंचता है। क्योंकि ग्रसिका में जो आपकी पेशियां होती है वो संकुचन करती हैं, जिसके द्वारा ये भोजन जो है वो आपका नीचे की ओर आता है। यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपका ये नली है, ठीक है, जो विभिन्न भागों में बटी हुई, इसको क्रम में लगाई। तो आपका सबसे पहले देखिए आपका क्या आता है, मुख गुहिका आता है। देन आपका क्या आता है, आपका ग्रसिका आता है। ग्रसिका के बाद आपका आमाशय आता है। आमाशय के बाद आपका क्षुद्रांत। क्षुद्रांत के बाद आपका बृहदांत्र आता है। यह भी आपका सीटेट में पूछा गया है कि इसको क्रम में लगाइए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ क्या है कि खरपतवार। खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं जो फसल के पौधों के साथ बढ़ते हैं और उनके साथ भोजन, पानी और प्रकाश स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर उनके विकास को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, खरपतवार जो होते हैं वो फसल के साथ आपके उगाते हैं, उनके साथ साथ बढ़ते रहते हैं। जो आपको फसल को भोजन, पानी, प्रकाश स्थान मिलता है वो क्या करते हैं, ये खरपतवार ले लेते हैं, उनके विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये फसल की कटाई के समय बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो खरपतवार को 2,4-D जैसे खरपतवार नाशी का उपयोग करके हटाया जाता है। क्लियर हो गया, यह आपका खरपतवार से संबंधित तथ्य था। अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है खरीफ फसल। ठीक है, यहां से आपके जो है वो उदाहरण पूछे गए हैं। ठीक है, खरीफ फसल क्या होता है, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। यह आपका क्लास 8 की एनसीईआरटी फैक्ट है कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। ठीक है, जून से सितंबर तक आपकी खरीफ फसल होती है। इसके बाद आपका एग्जाम्पल क्या, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। तो यहां से आपके इतने पॉइंट क्लियर हो गए कि जो है कब बोया जाता है, वर्षा ऋतु में। इसका समय क्या है, तो जून से सितंबर तक। इसके एग्जाम्पल क्या है आपको याद कर लेने। नेक्स्ट आपका आता है रबी फसल। रबी फसल क्या होता है कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं। फिर आपका गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। तो आपका रबी फसल से 2 पॉइंट मिले हैं कि ये फसल जो होती है आपकी कब उगाई जाती है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। इसके आपके जो एग्जाम्पल है गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अरबी। ठीक है, ये आपके रबी फसल के उदाहरण है, अलसी। नेक्स्ट आपका आता है 8 पॉइंट क्या है कि देखिए आपका प्राकृतिक संसाधन से संबंधित है। वायु, जल, मृदा और खनिज ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। देखिए जो आपको प्रकृति द्वारा जो चीजें मिलती हैं वो आपके प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु, जल, मृदा और खनिज। अब प्राकृतिक संसाधनों की जो उपलब्धता के कारण इनको जो है 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें आपका एक आता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एक सेकेंड आपका आता है वो आपका आता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। यहाँ पे आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, ये संसाधन जो है प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन मतलब असीमित मात्रा में उत्पन्न होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से
समाप्त होने वाले नहीं हैं। अब ये कौन सी हैं? तो देखिए सूर्य का प्रकाश, वायु, ये आपकी दो चीजें ऐसी हैं, ठीक है, जो आपका प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं, ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होने वाली नहीं, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अच्छा प्राकृतिक संसाधन का है, ठीक है, वो आपको बता देना होता है, सीटेट में पूछा गया। नेक्स्ट आपका आता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, इन स्रोतों की मात्रा जो होती है आपकी प्रकृति में सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं आपके मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। तो वो कौन से संसाधन है? तो देखिए आपका वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये आपके मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जो है वो समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके अच्छे प्राकृतिक संसाधन हो गया, आपका समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका देखिए जंतु कोशिका। जंतु कोशिका, देखिए जंतु कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, और पादप कोशिका में देखिए जंतु कोशिका में क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है, क्रोमोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, रिक्तिका, केंद्रक, साइटोप्लाज्म, ये आपके जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में देखिए आपके कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका द्रव्य है, रिक्तिका, केंद्रक, साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड, ये आपके पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका पूछा क्या गया था एक क्वेश्चन कि जंतु कोशिका में जो है वो क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आपका देखिए जंतु कोशिका में जो नहीं पाया जाता है वो आपका प्लास्टिड, ठीक है, जिसे आप हरित लवक भी बोलते हैं, और कोशिका भित्ति, ठीक है। कोशिका भित्ति और प्लास्टिड जो होता है आपका जंतु कोशिका में पाए नहीं जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको देखिए बुक से दिखाते हैं। ये आपका एनसीईआरटी क्लास 8 में है। ये आपके देखिए पादप कोशिका, ये आपका जंतु कोशिका। पादप कोशिका में देखिए आपका कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका झिल्ली और रिक्तिका, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, हरित लवक, प्लास्टिड और कोशिका झिल्ली, ये आपका जो है आपका कोश जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका देखिए जंतु कोशिका में क्या क्या होता है? कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, ये आपका पाए जाते हैं। इसमें जो होता है आपका प्लास्टिड जो है वो आपका जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है, प्लास्टिड। और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे जो है आपका कोशिका झिल्ली इसमें पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी जो आपकी है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ठीक है। यहां देखिए आपका एक टेबल बनी है, यहां से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आपका देखिए कोशिका झिल्ली जो है आपका पादप कोशिका में उपस्थित है, जंतु कोशिका में भी आपका उपस्थित है। कोशिका भित्ति जो है आपकी देखिए आपकी पादप कोशिका में उपस्थित है और इसमें आपकी अनुपस्थित है। केंद्रक जो है आपका दोनों में उपस्थित होता है, केंद्रक झिल्ली भी जो है आपका दोनों में उपस्थित होगा, ठीक है। कोशिका द्रव्य जो है आपका देखिए पादप कोशिका में आपका उपस्थित होगा और उसके बाद आपका जंतु कोशिका में क्या होता है? उपस्थित होता है दोनों। प्लास्टिड जो है आपका ये पादप कोशिका में उपस्थित है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। रिक्तिका जो होती है आपका पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में भी आपकी क्या होती है? उपस्थित होती है। तो इसका मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो जंतु कोशिका में नहीं उपस्थित है? तो वो आपका देखिए यहाँ पे कोशिका भित्ति और प्लास्टिड जो है आपका जंतु कोशिका में जो है नहीं पाया जाता है। यही आपका जो है बड़ा फैक्ट है जहां से क्वेश्चन आपका बनता है। क्लियर हो गया और बना भी है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? ऐसी कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता, अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, वो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। अब इसका यहाँ पे आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है तो जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल इसके क्या है? उदाहरण है प्रोकैरियोटिक कोशिका के, ये आपको याद रखना है। आपका यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जैसे आपका देखिए यहाँ पे प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसे कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। देखिए आपका प्याज की झिल्ली है, गाल की कोशिकाएं हैं, इसमें आपका झिल्ली युक्त सुसंगठित जो है केंद्रक पाया जाता है, तो वे यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं, ठीक है। ये अब ऐसी कोशिकाओं वाले जीव जो है आपके यूकैरियोट्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन सीटेट में कि मानव प्रजनन प्रणाली के भाग। तो आपके देखिए मानव प्रजनन प्रणाली के भाग क्या है? आपके शुक्राणु, वृषण, शुक्राणु नलिका, शिश्न, ठीक है, मानव प्रजनन प्रणाली के भाग हैं, या आप याद कर लीजिए। स्त्री प्रजनन प्रणाली के भाग जो है आपका देखिए ऋतुस्राव, अंडोत्कर, ठीक है, उसके बाद अंड,
उसका अंडवाहिनी, गर्भाशय, यौन, ये आपके स्त्री प्रजनन प्रणाली के क्या है, भाग हैं। ठीक है, अब यहां से आपका देखिए नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट आपका जो है सीटेट में पूछा गया है कि भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति के परीक्षण के चरण निम्नानुसार हैं। अब देखिए भोजन की में प्रोटीन की उपस्थिति के परीक्षण के चरण जो निम्नानुसार हैं वो कौन से हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपको भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करना है तो कैसे चेक करेंगे, तो परीक्षण किए जाने वाले भोज्य खाद्य पदार्थ में थोड़ा पानी डालकर पेस्ट, जिस भोज्य पदार्थ को आपको टेस्ट करना है जिसमें प्रोटीन की, उसमें आप थोड़ा सा पानी डालकर एक पेस्ट बना लीजिए। आप क्या करेंगे, खाद्य पदार्थ को टेस्ट ट्यूब में लेकर उसमें 10 बूंद जल डालिए। उस खाद्य पदार्थ को आप टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, उसमें 10 बूंद क्या करेंगे, जल डालिए, उसके बाद आप हिलाइए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड को 10 बूंद परख नली में डालकर भली भांति हिलाइए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट है जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है 10 बूंद परख नली, 10 बूंद इसकी जो है आपकी परख नली में डालकर भली भांति हिलाना है। उसके बाद अगर खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी रंग में बदलता है तो यह भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति इंगित करता है। तो आपको समझ में आ गया कि जिस पदार्थ का आपको परीक्षण करना है उसको आप पानी मिलाकर उसका पेस्ट बनाइए, टेस्ट ट्यूब में डालिए, 10 बूंद आप जल डालिए। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड की 10 बूंदें डालनी है। अगर खाद्य पदार्थ का रंग आपका बैंगनी हो जाता है तो इसका मतलब उसमें क्या है, प्रोटीन जो है उपस्थित है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए परितंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। परितंत्र के घटक अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक को 3 भागों में आपको बांटा गया है, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, भौतिक कारक में आपका तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब आता है। अकार्बनिक कारक में आपका जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मिट्टी, खनिज, चट्टान। कार्बनिक पदार्थ में आपका जैसे प्रोटीन है, लिपिड है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, ठीक है, ये आपका। जैविक घटक को 3 भागों में आपका बांटा गया है, एक आपका उत्पादक हरे पौधे, उपभोक्ता जंतु और अपघटक सूक्ष्म जीव। ठीक है, यह आपका है। परितंत्र के घटक में आपको इतनी चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि वहां पे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा परितंत्र का जैविक घटक है या इनमें से कौन सा अजैविक घटक है। ठीक है, वो आपको बताना रहता है। ठीक है, अब यहां से आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है सीटेट में, आपका ये सीटेट का क्वेश्चन है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयव का निरूपण करते हैं। ए में देखिए आपका बाल, कछुआ, केकड़ा, चट्टाने। ठीक है, ये आपका है। बी आपका कीट, मेढक, आपको जैविक अवयवों का निरूपण करते हैं वो बताना है। बी में आपका कीट है, मेढक है, मछली है, जलीय पादप है। सी में आपका बाघ, हरिण, घास, मृदा है। डी में आपका कीट, जल, जलीय पादप, मछली। ठीक है, आप देखिए ऊपर से चेक करते हैं। बाल, ठीक है, बालू आपका है, यह आपका अजैविक है। ठीक है, और आपको चेक कौन सा करना है, जैविक अवयव। ठीक है, कछुआ आपका जैविक में आता है, यह केकड़ा जैविक में, चट्टाने आपके अजैविक। तो ये आपका देखिए इसमें अजैविक और जैविक दोनों प्रेजेंट है, तो आपका ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि आपको जैविक अवयव का निरूपण करते हैं वो चयन करना है समुच्चय। देखिए आप नेक्स्ट बी कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप। तो आपका देखिए कीट है, ये भी आपका जैविक घटक है। ठीक है, मेढक भी आपका क्या है, उपभोक्ता है। कीट आपका देखिए अपघटक आपका, मछली भी आपका है इसमें शामिल, और जलीय पादप भी आपका इसमें शामिल है। तो इसका मतलब इसका जो क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन क्या है, आपका इसका करेक्ट है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें पौधे वायुमंडल में उपस्थित CO2 को ग्रहण करके O2 को छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं कि ये आपकी एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें पौधे वायुमंडल में उपस्थित CO2 को ग्रहण करके क्या करते हैं, O2 को छोड़ते हैं। देखिए आपकी जो है CO2 और H2 प्रकाश संश्लेषण में जो है CO2 और H2 आपस में क्रिया करके सूर्य के प्रकाश और पराबैंगनी की उपस्थिति में क्या करते हैं, आपका जो है कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन जो है का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपका ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट आपका है भोजन पाचन की सही प्रक्रिया। देखिए भोजन पाचन की सही प्रक्रिया ये आपका सीटेट में पूछा गया है। पहले आपका अंतःग्रहण आता है, देन आपका पाचन, फिर आपका अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। ये आपको क्रम जो है भोजन पाचन की सही प्रक्रिया का क्रम है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अंतःग्रहण, फिर आपका पाचन, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण और आपका निष्कासन। अंतःग्रहण क्या होता है, यह भोजन पाचन प्रक्रिया का पहला पड़ाव है जिसमें सबसे पहले भोजन मुख द्वारा मुख गुहा में अंतःग्रहण होता है। अंतःग्रहण में क्या होता है
कि आप पहले भोजन को क्या करते हैं, मुख द्वारा मुख गुहा में अंतर्ग्रह होता है। इसमें पाचन में क्या होता है कि वह क्रिया जिसमें भोजन को यांत्रिकी और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है, वो आपका पाचन कहलाता है। ठीक है। अवशोषण क्या होता है, इसमें पचे हुए भोजन का आंत की भित्तियों द्वारा शोषण होकर या रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों, मतलब ये जो है आपके रुधिर द्वारा जो है शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है। अब स्वांगीकरण में क्या होता है कि पचे हुए भोजन के कोशिकाओं द्वारा उपयोग को स्वांगीकरण कहा जाता है। जो पचे हुए भोजन है उसको कोशिकाओं द्वारा जो उपयोग किया जा रहा है वो आपका स्वांगीकरण कहलाता है। निष्कासन क्या होता है, इसमें पचा हुआ भोजन जब मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका निष्कासन कहलाता है। क्लियर है। तो ये आपका भोजन पाचन की सही प्रक्रिया का क्या है, क्रम है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।